हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि गैलीलियन रूपांतरण के अंदर जो संवेग संरक्षण का जो नियम है वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि क्या ऊर्जा संरक्षण का नियम गैलीलियन रूपांतरण में अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि क्या गैलीलियन रूपांतरण के अंदर ऊर्जा संरक्षण का नियम अपरिवर्तित रहता है, उसे प्रूव करेंगे। अगर अपरिवर्तित रहता है तो उसे प्रूव भी करना पड़ेगा। ठीक है, वही केस लेते हैं कि दो कण हैं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है। टक्कर से पहले इनके वेग कितने थे, u1 और u2। ठीक है, टक्कर के बाद इनके वेग क्या हो जाते हैं, v1 और v2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टक्कर से पहले कुल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2। पहले कण का द्रव्यमान, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो टक्कर से पहले क्या होगा, प्रथम कण का द्रव्यमान m1 था, तो 1/2 m1 u1² प्लस 1/2 m2 u2²। टक्कर से पहले ये होगा, और टक्कर के बाद कुल जो गतिज ऊर्जा वो क्या हो जाएगी, 1/2 m1 v1², 1/2 m2 v2²। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण नियम से क्या लिखेंगे, टक्कर से पहले की कुल गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद की कुल गतिज ऊर्जा बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन, यही तो होता है, 11th क्लास में ही तो पढ़ा था ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो क्या है टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, तो 1/2 m1 u1² प्लस 1/2 m2 u2² इक्वल टू हाफ m1 v1² प्लस हाफ m2 v2²। ठीक है, ये किस में लगाया है हमने, ये निर्देश तंत्र जो S था उसके अंदर हमने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा दिया। अब हमें चलना है H' फ्रेम में। तो H' फ्रेम में क्या होगा, जो m1 द्रव्यमान का जो कण था या पिंड था उसका द्रव्यमान, उसका वेग क्या हो जाएगा, u1'। m1 का जो वेग है वो हो जाएगा u1'। H' फ्रेम में m2 का जो वेग था टक्कर से पहले क्या हो जाएगा, u2'। ये तो है बिफोर कॉलिजन, टक्कर से पहले। देखो केस चेंज हो चुका है, कैसे चेंज हो चुका है, ये तो पूरा काम था S फ्रेम में, अब हम कर रहे हैं H' फ्रेम में। तो बिफोर कॉलिजन m1 जो द्रव्यमान है किसका है, पहले कण का या पहले पिंड का। टक्कर से पहले उसका वेग u1', टक्कर के बाद में टक्कर के पहले m2 द्रव्यमान का जो वेग है वो u2'। और H' फ्रेम में ही m1 का हो जाएगा v1', m2 का हो जाएगा v2'। ये कब होगा, आफ्टर कॉलिजन, ये तो होगा। तो अगर ऊर्जा संरक्षण का नियम H' फ्रेम में यह इस रूप में आ जाता है, मतलब इस फॉर्म में, इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं, इस रूप में आ जाता है,
तो हम कह देंगे कि हाँ ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है वो अपरिवर्तित रहता है किसी दूसरे जड़त्व निर्देश तंत्र में। तो क्या आनी चाहिए समीकरण, अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएं, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ बाय एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, एस डैश फ्रेम की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर 1/2 m2 u2 डैश स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर। इसको समीकरण 2 ले लेते हैं एक बार, ठीक है। अब समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं पूरा। अगर समीकरण 2 हमें मिल जाती है तो हम ये कह सकते हैं आराम से कि हाँ जो दूसरा जड़त्व निर्देश तंत्र है एस डैश, उसके अंदर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ जो है वो अपरिवर्तित रहता है। तो अब u1 u2 v1 और v2 के मान रखने हैं अपन को, ठीक है। तो कल आपको याद होगा जब हमने संवेग संरक्षण का नियम सिद्ध किया था तो हमने v1 v2 u1 u2 के मान बताए थे। तो u1 का मान क्या होगा u1 डैश प्लस v, ये कहाँ से आया गैलीलियन रूपांतरण से। u2 का मान क्या होगा u2 डैश प्लस v, और v1 का मान क्या होगा v1 डैश प्लस v, और v2 का मान क्या होगा v2 डैश प्लस v। ये चारों मान अगर समीकरण 1 में रखें और हमें समीकरण 2 मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारों मान रखते हैं समीकरण 1 में, देखते हैं। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 में u1 u2 v1 u1 u2 है v1 v2 के मान रखने का। चलिए रखते हैं क्या होता है। तो समीकरण 1 तो ये है 1/2 m1, u1 का मान क्या रखना है u1 डैश प्लस v। तो u1 डैश प्लस v ये लो रख दिया। फिर यहाँ पे 1/2 m2, u2 का मान u2 डैश प्लस v, रख दिया। यहाँ पे चलते हैं 1/2 m1 v1 का मान v1 डैश प्लस v प्लस 1/2 m2, v2 का मान रखेंगे। v2 का मान कितना है v2 डैश प्लस v, v2 डैश प्लस v। ये देखो हमने रख दिया मान रखे गए हैं सब। अब हमें बस ये होल स्क्वायर जो बन रहा है वेक्टरों का वो खोलना है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो वेक्टरों के लिए बात करें तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर 2a और b। वेक्टरों के लिए इस प्रकार से सेम वैसा ही है जैसे अपन नॉर्मल a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं अलजेब्रा में, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से
ये जो समीकरण दिख रही है ऊपर वाली उसको पूरी खोलेंगे तो क्या आता है देखो, 1/2 m1 दिख गया होल स्क्वायर। तो खोलो इसको, u1 डैश का स्क्वायर 2u1 डैश v प्लस क्या हो जाएगा v स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये नहीं आएगा, ठीक है। अब 1/2 m2 क्या लिखेंगे, u2 डैश का स्क्वायर प्लस 2u2 डैश प्लस ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर। इसे भी खोल दिया। अब चलते हैं एलएचएस की आरएचएस की ओर। एलएचएस तो कर दिया अपन ने, आरएचएस में देखो 1/2 m1 क्या लिखेंगे, v1 डैश स्क्वायर प्लस 2v1 डैश v प्लस v स्क्वायर, ये तो होगा। और क्या लिखेंगे, प्लस 1/2 m2 क्या लिखोगे, v2 डैश स्क्वायर प्लस 2v2 डैश प्लस में क्या आएगा v स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, सही है अभी तक। चलते हैं आगे। अगर इसको पूरे को खोलें तो क्या क्या आएगा हमारे पास, 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m1 u1 डैश v प्लस 1/2 m1 v स्क्वायर। खोल लिया, बस गुणा ही तो किया, m1 को ब्रैकेट ओपन कर दिया गुणा में, ठीक है। इधर क्या आएगा, 1/2 m2 u2 डैश स्क्वायर प्लस m2 u2 डैश v प्लस 1/2 m2 v स्क्वायर, ये तो होगा। एलएचएस सॉल्व कर लिया, आरएचएस तो करते हैं पूरा। तो 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा m1 v1 डैश और v प्लस 1/2 m1 v स्क्वायर, ये तो होगा। प्लस देखो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने में कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, तो आपको एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा, किसी से भी हो सकती है गलती, ठीक है। तो 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर, तो m2 v2 डैश v प्लस v स्क्वायर, सॉरी 1/2 m2 v स्क्वायर। अब देखो एक तो ये मान, ठीक है, और एक ये मान, यहीं भी मिल जाएंगे आपको। देखो ये रहा, तो कैंसिल हो गए। मतलब एलएचएस में पहले कितने मान थे, 6, ठीक है, 6 टर्म थी फर्स्ट सेकेंड ऐसे, तो उसमें से 2 कम हो गए, 4 रह गए। अब देखो क्या होता है, 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 डैश स्क्वायर, इन दोनों को एक तो इसको साथ में लिख लिया अपन ने, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन जो आ रहा है उसको लेते हैं। तो कॉमन आ रहा है v, तो क्या आएगा m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश, बाहर क्या रह जाएगा v, हो गया। देखो छोटा हो गया,
LHS छोटा हो गया। अब RHS में चलते हैं, तो RHS में इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, वही बात पहले तो ये लेते हैं जो बच गए ना, एक तो ये वाला, फिर एक ये वाला लिख लेंगे, ये वाला, ये दो मान लिख लेते हैं पहले। तो 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस, अब वही इन दोनों में कॉमन लेते हैं, v कॉमन आएगा, बचेगा क्या, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ये कॉमन आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे। संवेग संरक्षण नियम से क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में कि m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये तो पढ़ा था, संवेग संरक्षण नियम में हमने प्रूव किया था, तो लास्ट में ये समीकरण आई थी। इसका मतलब ये मान जो है इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये जो पूरा मान है ये वाला, ये पूरे इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा, 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर 1/2 m2 u2 डैश स्क्वायर, इधर 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर, इधर 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन 2 है या फिर इक्वेशन समीकरण 2 है क्या ये? तो हम कहेंगे बिल्कुल है, ये समीकरण 2 ही है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर आपकी समीकरण 1 को लेकर चलकर वो मान रखते हो और समीकरण 2 आ जाती है, इसका मतलब सही है। तो हम लास्ट में कह देंगे कि हाँ, गैलियन रूपांतरण में ऊर्जा संरक्षण का नियम अपरिवर्तित रहता है। तो ये अपना डेरिवेशन पूरा हो गया। बस इसमें बीच में कई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत आ सकती है, तो उसको आपको ढंग से टैकल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना पूरा हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है निश्चित कोण से झुके निर्देश तंत्र में रूपांतरण। निश्चित कोण से झुके निर्देश तंत्र में रूपांतरण कैसा होता है? अभी तो क्या पढ़ा था कि एक जड़त्व निर्देश तंत्र का दूसरे जड़त्व निर्देश तंत्र के साथ क्या रिलेशन होता है, वो पढ़ा था। लेकिन अब पढ़ेंगे कि निश्चित कोण से झुके निर्देश तंत्र में जो रूपांतरण होता है वो कैसा होता है, तो वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन डेरिवेशन तो बाद में नेक्स्ट क्लास में होगा। तो इस प्रकार से है, ये निर्देश तंत्र S होगा। अब निश्चित कोण से झुके, और हमें एक और निर्देश तंत्र लेना होगा इस प्रकार से लेना होगा कि जिसका z एक्सिस जो है ये S डैश ले लिया अपन ने, बस इस प्रकार से लेना होगा कि जो S डैश का z एक्सिस है वो S के z एक्सिस के संपाती रहे और मूल बिंदु दोनों के संपाती रहेंगे। ठीक है, ये थीटा एंगल से झुका हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट P लेंगे, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट x y z होगा, तो और S डैश में क्या कोऑर्डिनेट आएंगे, x डैश y डैश z डैश। तो x डैश y डैश z डैश के मान क्या होंगे वो निकालने हैं। ये भी डेरिवेशन है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।